हाँ देखो, मैं एक बार ना फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये करंट आई है, ये डिस्टेंस यहाँ पे आर है। तो पूछा कि ये बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो म्यू नॉट बाय ए साइन 60 प्लस साइन 30 बाय ए, जो हमारा फॉर्मूला था वही वाला रिपीट करें यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो उसमें हमारे फॉर्मूले में यही था ना, म्यू नॉट बाय आई बाय 4 पाई ए था ना, तो मैं निकाला था अभी, उसमें 4 पाई आ रहा था ना। हाँ ना, 4 पाई का बराबर, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। ये हमने किया। ध्यान रखना है कि जब ये 60 डिग्री को हमने पॉजिटिव लिया है और 30 डिग्री को भी हमने पॉजिटिव लिया है, याद रखना अगर दो एंगल बन रहे थे, यहाँ पे एक अल्फा बन रहा था, यहाँ पे बीटा बन रहा था। अगर यहाँ पे अल्फा बन रहा है क्लॉकवाइज तो उसको हम यहाँ पे प्लस में लेते हैं, साइन अल्फा प्लस में आएगा। और अगर यहाँ पे बीटा की बात करें और बीटा बनता है अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे साइन में बीटा में आएगा। ठीक है, अगर ये वाला बीटा अगर हमारा हो जाता क्लॉकवाइज तो यहाँ पे हम माइनस बीटा पुट करते। ठीक है, बस अभी हमको बस याद रखना है कि अल्फा क्लॉकवाइज है तो दैट इज टेकन पॉजिटिव, बीटा एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, बात की बात हम लोग एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया कि एक सर्कल, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसके साइड ए है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 4 वायर से बना हुआ है और हर एक वायर जो है ना की वजह से तुम क्या कर सकते हो, राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके देखो। जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और आर्क मैग्नेटिक फील्ड कैसा बाहर की तरफ है, ये ऐसा बाहर की तरफ है। ठीक है, ये ऐसा बाहर की तरफ है। ठीक है, ये ऐसा बाहर की तरफ है, मतलब तुम कोई भी कॉइल ले लो, ठीक है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बाहर की तरफ ही है। तो सब अगर चारों की वजह से बाहर की तरफ है, सब एक ही डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट कुछ लेने का मतलब ही नहीं बनता, सीधे उसको ऐड कर देने। ठीक है, और ये एंगल ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये स्क्वायर है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो एक की वजह से हम आंसर निकाल लेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई ए। ए व्हाट इज डिस्टेंस हियर, ए इज ए बाय 2। यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, आर क्या लेते थे, आर वाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा ए है तो ये भी ए होगा, ये ए बाय 2 हो जाएगा इनटू साइन, ये एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, ये एंगल यहाँ बन जाएगा अपना 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री। अब देखो ये एक एंगल अगर देखा जाए तो ये ऐसे जा रहा है इसके तरफ, ये परपेंडिकुलर से एंगल नापते हैं हम लोग हमेशा, ये इधर जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ए बाय 2, साइन 45 कितना हो जाता है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 दैट इज 2 बाय रूट 2। ठीक है, ये एक की वजह से हो जाएगा। अब चारों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी, तो इंटू 4 कर देना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसा बोल दें कि हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है, ऐसा ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, सेंटर पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सीधी सी बात है, इसको वायर ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब इसकी वजह से ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये पूरा एंगल 120 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इधर गया 60, इधर गया 60, करंट आई हो जाएगा। अगर हमको बोल दिया जाएगा कि ये साइड इसका ए है, ये डिस्टेंस को निकाल सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से। ये ट्रिग्नोमेट्री से डिस्टेंस अगर निकालने बैठेंगे हम लोग, तो ये हमारा साइड ए है तो ये हमारा हो जाएगा ए बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 डिग्री हम निकाल सकते हैं, नहीं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज एक्स मान लो इसको, या इसको आर मान लेते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस को आर मान लेते हैं, बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा ए बाय 2, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ए बाय 2 tan 30 1 बाय रूट 3। ठीक है,
ये हमारा आर हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमको यहाँ फील्ड मिल जाएगा। क्या कहते हैं कि अल्फा कितना लेंगे 60 डिग्री, बीटा कितना लेंगे 60 डिग्री लेंगे। आर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या ले लेंगे हम लोग a/2√3 ले लेंगे, तीनों की वजह से निकाल लेंगे और उसको हम लोग सिंपली एड अप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तीनों का वजह से मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, या तो इस लेवल का होगा, नहीं तो इस लेवल का मैक्सिमम, नहीं तो स्क्वायर लेवल का। बोर्ड में हमारे इससे ऊपर लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं जाते। ठीक है, हालांकि इसके जहाँ पे -60 डिग्री 30 डिग्री वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे, लेकिन वो हमारे मेंस और एडवांस में आते हैं, उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। बोर्ड में हमको बस इतना इतना पढ़ना है जितना मैंने बताया। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी हम आगे देखते हैं कि ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब एक नया टॉपिक हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये ऐसा सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होगा। एक काम करो ना, ये वाला टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये ऐसे होगा और यहाँ पे हमको फील्ड निकालना होगा। ठीक है, ये 8 बजे से मैंने बोला था कि एंट्रेंस करवाऊंगा। अभी ना ये खत्म हो गया यहाँ पे, अभी हम लोग एंट्रेंस करेंगे। एंट्रेंस में ये 2 डेरिवेशन कर लेना घर बैठ करके। ठीक है, और बायो सवार्ट्स लॉ जो है ना, ठीक है, वो पढ़ना होगा। ठीक है, बायो सवार्ट्स लॉ हो गया, 2 टॉपिक उसके हो चुके हुए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, और फिर एम्पियर्स लॉ के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म एक बार क्लियर बंद कर रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। एक मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, जो हम लोग का लास्ट में हम लोग कर रहे थे 3D वाला। ठीक है, 3D वाला क्वेश्चन जो एक मेरा बाकी था, जो मैं अभी खत्म करवा देता हूँ। ये ऐसे हमारे पास एक करंट पास करवाएंगे। अब करंट जो है ना दूसरे एच से निकलेगी। याद रखना, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 पार्ट थे। एक तो था बॉडी डायगोनल, यहाँ से रखते थे, यहाँ से निकालते थे करंट, तो रेजिस्टेंस निकालते थे। दूसरा हमने पढ़ के रखा था, इसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं एज के लिए। ठीक है, एज के लिए यहाँ से डालते थे, यहाँ से निकालते थे। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने अब पढ़ने जा रहे हैं फेस डायगोनल। ये फेस डायगोनल ए और बी। पता मैंने उसी तुम लोग को बताया था कि इसके लिए हम लोग देख रहे थे कौन सा सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। लेकिन फोल्डिंग सिमेट्री एप्लीकेबल तो होगी इसमें, लेकिन उससे हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मैंने बाद में सोचा था इस पर ज़्यादा काम करेगी मिरर सिमेट्री। ठीक है, उससे ये सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करंट ऐसे जा रही है, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया एक मिरर सिमेट्री। ये हमने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो क्या ये जो मुझे दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो प्लेन पार्ट जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये इसके बिल्कुल से, अगर हमने हाथ को ऐसा रखा अलोंग द करंट, तो ये प्लेन क्या होगा, हमारे हाथ के परपेंडिकुलर जाएगा ना। देखो तो ये ऐसा देख सकते हो क्लियरली, ये देखो ऐसा। हमारा हाथ का बिल्कुल से परपेंडिकुलर जा रही है। ये देखो प्लेन, देखो एकदम राइट एंगल पे जाएगा ना ये।
तो अगर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये ऐसा फिगर है, मतलब अ, अगर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इस तरह से फिगर आ रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि जितनी करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है, एंटर करेगी, उतनी करंट यहाँ पे भी जाएगी। जितनी करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है, उतनी करंट यहाँ से भी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे वो क्लियरली कैसा कैसा सिमेट्री दिख रहा है हमको, मिरर सिमेट्री दिख रहा है। तो दोनों तरफ की कहानी कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी। यहाँ से करंट अगर हमने बोली आई है, 1 है, यहाँ से करंट अगर I1 है ना, ठीक है, तो यहाँ से भी करंट कितनी जाएगी, I1। पहले इस चीज को समझ लो, I1 कैसे आ रही है। ये जो 2 पॉइंट हमको दिख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट कैसे होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर अपना डिस्टेंस x और y इक्विपोटेंशियल, क्योंकि x से देखो A एज, B एज, इसको हमने 1 2 का नाम दिया था ना, 1 2 का नाम देते हैं। 1 क्या नाम था इसका, 1 2 3 4 5 6 का था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही नंबरिंग हमने की थी ना पहले भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो वैसे हमेशा पता है मैं एडवाइस यही करूंगा कि जब नंबरिंग करो ना, तो पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करो, फिर दूसरा उसका नंबरिंग कर दो, फिर दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करो, उसकी नंबरिंग कर दो, उसके बाद ज्वाइन करो, तो क्या कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 और 6 कैसे पॉइंट हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम 2 पे देखें तो 2 से अगर हम 1 से जाते हैं 2 पे, तो कैसा हो गया ये एज। अच्छा, अगर हम 1 से जाते हैं 6 पे, तो कैसा हो गया एज। अगर हम 7 से जाते हैं 2 पे, तो कैसा हो गया एज। अगर हम 7 से जाते हैं 6 पे, तो कैसा हो गया एज। क्लियरली देख सकते हो, 2 पे जाने का रास्ता 1 और 7 से सेम है, और 6 पे जाने का रास्ता 1 और 7 से बिल्कुल से सेम है। तो यानी कि दोनों कैसे पॉइंट हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये यहाँ का 1 का और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 और 6 का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। दोनों में तो करंट सेम ही फ्लो करेगी, I1 यहाँ से, तो यहाँ से भी I1। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अगर यहाँ से I1 आई गई यहाँ से, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे एक मिरर सिमेट्री है, ठीक है, मिरर सिमेट्री है। तो इसके जो पीछे की कहानी और इसके आगे की कहानी, ये जो प्लेन देख लो, तुम प्लेन के पीछे की कहानी देख लो, 2 1 4 5 6, और प्लेन के आगे की कहानी देखो, 2 7 8 5 2 7 8 5 6 2 3, ये पूरा प्ले देख लो, ठीक है, जो प्रिज्म टाइप का बन रहा है, दोनों की कहानी बिल्कुल सेम होगी। मतलब अगर यहाँ से करंट अगर I1 एंटर कर रही है, तो हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ से करंट कितनी एग्जिट करेगी, तो आंसर है I1। यहाँ से करंट अगर I1 जा रही है, तो यहाँ से भी कितनी करंट एग्जिट करेगी, तो आंसर है I1, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ से करंट अगर I1 जा रही है, यहाँ से भी करंट अगर I1 जा रही है, और यहाँ से I1 है ना, यहाँ से तो मान लो करंट जाती है एक बार के लिए I2, क्योंकि ये 4 को इक्वी पोटेंशियल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर I2 जा रही है, तो यहाँ से कितनी करंट जा रही होगी, I2। अच्छा, अब यहाँ से ये I2 जाएगी ना, I2 यहाँ पे जाकर के डिवाइड कर जाएगी, ठीक है, I2 यहाँ जाके डिवाइड कर जाएगी, और ये करंट जो होगी ना ऐसे चली जाएगी बन करके, ऐड हो जाके ये वापस यहाँ पे क्या बन जाएगी, I2 बन जाएगी। I2 ऐसे गई, यहाँ डिवाइड कर जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से I1 थी, यहाँ से भी I1 है, मतलब एक बात तो पक्की है कि मेरा ये जो वायर है, ठीक है, ये रेड वाली कोई वायर नहीं है, समझ लेना ध्यान से, रेड इज नॉट ए वायर। रेड मैंने खाली ड्रॉ किया है क्या कहते हैं दिखाने के लिए, सिमेट्री वाली लाइन। I1 आ रही है, I1 जा रही है, तो ये जो है ना 6 से लेके 5 वाला पिलर
क्या ये कोई करंट दे रहा है या ले रहा है? ना दे रहा ना ले रहा है। क्योंकि अगर दे रहा होता यहाँ से I1 से बढ़ के यहाँ पे कुछ और हो जाता, ले रहा होता तो I1 से घट के यहाँ पे कुछ और हो जाता। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो 5 से लेके 6 वाला है ना, कोई काम का नहीं है। 2 से लेकर 3 वाला भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये पहले समझ में आई कि नहीं है? मेरी बात बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट तो पूछ लो। 6 से 5 और 2 से 3 इज बर्थलेस, क्योंकि हम देख रहे क्लियरली I1 के 1 2 वाली लाइन में I1 है, 2 7 वाली लाइन में भी I1 है। हम देख रहे 1 6 वाली लाइन में I1 है और 6 7 वाली लाइन में भी कितनी I1 ही। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। मेन क्वेश्चन का कोर कंसेप्ट यही है कि 5 और 6, 2 और 3 कोई काम के नहीं है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? एक बार रिपीट कर दो सर। देखो यहां से ये पूरा का पूरा सिमेट्री था, यहां से I1 जाएगा, यहां से I1 जाएगा। ठीक है, यहां से I1 एंटर कर जाएगा, यहां से I1 एंटर कर जाएगा, बिकॉज ऑफ द मिरर सिमेट्री। यहां से जितने आ रहा है उतना यहां से जा भी रहा है। मतलब ये जो 5 6 है और जो 2 3 है, इसमें से ना तो कोई करंट आ रहा है ना तो कोई इसमें करंट जा रहा है। ये 2 3 और 6 5 बिल्कुल से कैसे होंगे? यहाँ पे इन दोनों के इनमें कोई भी करंट किसी तरह का फ्लो नहीं कर रहा। नहीं। उसके बाद देखो, अब अगर इनमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, इतनी बात अगर हमको समझ में अच्छे से आ रही है अगर, तो हम अब करेंगे क्या? देखो, हम ये जो 5 6 है और जो 2 3 है उसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ये हमारे कुछ काम का नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे काम पे नहीं है ये। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा फिगर जो बिल्कुल तो सिंप्लीफाई हो गया। ये दो पिलर को हमने हटा दिए यहाँ से। अब यहाँ से देखो, ये R मिलके कितना हो गया? 2R। ये R मिलके कितना हो गया? 2R। ये 2R और ये 2R हो गए पैरेलल में, तो इसके ऊपर का कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इसके बीच में हो जाएगा R। ठीक है, R 2R, ये 2R पैरेलल में हो गया, तो इसका कितना हो गया? 1 से लेकर 7 के बीच में R हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये वाला R और ये R हो गया 2R, ये 2R हो गया, दोनों पैरेलल में हो गया। 2R मिलकर कितना बन गया? R बन गया। और ये हमारा हो जाएगा R, ये R, ठीक है, ये R, ये R, ये R, ये R। ठीक है, तो कितना हो गया? ये R और ऊपर का एक R, नीचे का R R R, 3R हो जाएगा। अब ये R और ये 3R देखो, तो ये पूरा पैरेलल सीरीज में हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये पूरा ऊपर में किस में हो गया? ये पूरा हो गया सीरीज में। अब दोनों मिलकर क्या हो गया? पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू 3R बाय 4R, R1 R2 R1 बस R2। ये R कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आंसर? 3R/4। दिस इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आगे सबको बात समझ में? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अभी सुना ध्यान से, ये सबको नोट कर लो एक बार। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब सुना ध्यान से, एक ट्रिक, इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉर बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्स बनाया था हमने, इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉर बॉक्स। E फॉर एज, F से फेस डायगोनल, B से बॉडी डायगोनल।
सब में आर आएगा, ठीक है। नंबरिंग चालू कर दो, ठीक है। नंबरिंग 1 से लेके 7 लिखना तुमको। 1 2 3 4 5 6 7, खत्म आंसर। ये तुमको तीनों जो मैंने पढ़ाया ना आधा पौना घंटा, तीनों का उस पर निपट गया, ठीक है। 3/4 R, 5/6 R, 7/12 R, ठीक है। ये उसके फॉर्मूलाज हो गए। तुम लोग अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये याद करने का तरीका हो गया, क्योंकि मैं बताऊं, जो तुमने किया ना 3 बॉक्स प्रैक्टिस, उसमें कहीं कोई पेज पेज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो हमने 3 ही तो केस हो सकते हैं, एक्सट्रीम 3 ही केस हो सकते हैं। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद रह जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगा कि फॉर्मूला याद कर जाओ, ठीक है। वो एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसके अलग अलग मान लो कई क्वेश्चन आते हैं तो हमको वहां पे टेक्निक हमको मिलता है, भाई कैसे वायर को हटाते, कैसे मिरर सिमेट्री यूज करते, वो सब टेक्निक हमको सीखने को मिलता है। अदरवाइज हमको फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है, खास करके नीट में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला को टिक कर। क्लियर हो गया सबको? अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में। थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे आज इसके बारे में, हीट के बारे में, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हालांकि हमको ये चैप्टर, ये टॉपिक तो बहुत हमको सिंपल लगता है कि हमको सब कुछ आता होगा इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं जब हम एंट्रेंस में आते हैं तो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, देखो हम लोग आज इसमें जो पढ़ेंगे ना, छोट 1-2 मिनट का रिवीजन लेंगे, उसके बाद हम लोग मेन एंट्रेंस वाले टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बोला कि हमारे पास कोई अगर मान लो रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज भी है, ठीक है। टॉपिक लिख देना IIT एंड नीट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वोल्टेज भी है, यहाँ से चार्ज DQ पास कराते हैं। जैसे ये चार्ज DQ पास करेगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, इसकी एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ये कितनी एनर्जी लूज करेगा? ये एनर्जी लूज करेगा DQ इंटू V। यहाँ जीरो, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा था, ये चार्ज यहाँ से दौड़ा, ठीक है, दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंच गया, ठीक है, एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी बाहर निकल गई। हमने क्या किया, दोनों तरफ DE/dt, हमने dt से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, V dQ/dt हो जाएगा। d/dt क्या होता है? रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। और dQ/dt क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पावर। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट हो जाता है। कितनी एनर्जी जो होती है एक सेकंड में जो खर्च होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तुम्हारे दिमाग में क्लियरली ये बात समझ में तुमको अच्छे से आनी चाहिए, पावर में और एनर्जी में क्या फर्क होता है, ठीक है। पावर एनर्जी में वही फर्क होता है जो कि तुम्हारे क्या कहते हैं, एक जैसे कि हमको बोल जाएगा कि 10 कोम्बो का दाम है 4,000 रुपये, ठीक है। एक एक रेट क्या होगा? तो रेट 400 रुपया होगा। जो जो चीज रेट और टोटल कॉस्ट में फर्क होता है, वही फर्क होता है पावर में, एनर्जी में। जो भी हम वर्क करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं एक सेकंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। अब यहाँ पे बोला गया, बोलो। यहाँ बोला गया कि वोल्टेज है 5 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज है 0 वोल्ट, ठीक है। तो बताओ, यहाँ से हमने एक चार्ज भेजा यहाँ पे 2 कूलम, ठीक है। या करंट हमने पास करवाया, 2 एम्पियर करंट हमने यहाँ से पास करवाया। तो 2 एम्पियर करंट हमने यहाँ से पास करवाया, तो हमसे ये पूछा गया कि बताओ
हमने यहाँ पे कितना यहाँ पे पावर जो है डिसिपेट हुआ, मतलब कितनी एनर्जी यहाँ से बाहर निकली है। तो हम बोल सकते हैं पावर हो जाएगा V इंटू आई, दैट इज V कितना हो जाएगा 5 इंटू आई कितना हो जाएगा 10, दैट इज 10 वॉट। इतना पावर यहाँ पे खर्च हुआ है, मतलब इतनी एनर्जी यहाँ से एलिमिनेट हो गई है 1 सेकंड के अंदर। अब अगर हमसे बोल देगा कि एनर्जी निकालो, ठीक है, मान लो कि हमसे बोल देगा कि यहाँ से हमारा कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस है R है 2 ओम, R कितना 2 ओम है, और यहाँ से हमने करंट कितनी पास करवा दी है 2 एम्पियर। तो बताओ यहाँ पे कितनी हीट डेवलप हुई है। तो पावर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है आई स्क्वायर हो जाता है, V इक्वल टू आई आर लिख दो। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P dt, पावर इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। तो आई स्क्वायर आर को हमने बाहर निकाल दिया, अगर आई कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है, डी टी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो आई हमको पता रहेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, आर पता है हमको 2 इंटू 2, टाइम हमको बोल दिया जाएगा मान लो 2 सेकेंड है, इंटू टी कर देंगे। तो हमको आई स्क्वायर आर टी से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से एनर्जी डिसिपेटेड मिल जाएगी। मैंने फटाफट बता दिया क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारी बोर्ड में तूने अभी रिसेंटली 4-10 दिन पहले पढ़ी होगी, तो हमको इस तरह से हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर पता है मैंने तुमको डायरेक्टली ये नहीं बताया कि आई स्क्वायर आर टी बताया मैंने, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बताया, तुमको इंटीग्रेट करके बताया मैंने, क्योंकि याद रखना मैं तुमको अभी एंट्रेंस का पढ़ा रहा हूँ और एंट्रेंस में करंट हर बार कांस्टेंट हो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं होती है। कितनी बार जो होता है करंट जो होता है वेरिएबल होता है, और जब करंट वेरिएबल होता है ना और हमको बोल देगा टोटल एनर्जी निकालने के लिए, तो हमको वहां पे इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमसे बोल दिया जाएगा कि करंट जो किसी वायर में फ्लो कर रही है वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, और वो किस तरह से वैरी कर रही है, आई वैरीज एज आई इक्वल टू टी प्लस 3, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा। सो टी इक्वल टू 0 पे करंट 0 थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ टोटल एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई है। एनर्जी का तुमको फॉर्मूला पता ही है, आई स्क्वायर आर डी टी, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और बोला गया फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स, रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 10 ओम। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा टी प्लस सी का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, डी टी समय कब से स्टार्ट हो रहा है 0 पे, समय कब खत्म हो रहा है 2 सेकेंड पे, तो ये क्या हो जाएगा 10 को बाहर निकाल दो, ठीक है, टी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 9 प्लस 60, 0 से लेकर 2 10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस 9t, डी टी का हो जाएगा टी, ये हमारा हो जाएगा 0 से लेकर के 2, ठीक है। ये हम 10 पुट कर देंगे वैल्यू को, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 बाय 3, 2 टू जा 4, 24 बाय 2, 9 टू जा 18, माइनस 0 कर देंगे तो जीरो कुछ नहीं बचेगा, ये 10। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम में लिया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 6 72 प्लस 6 108 बाय 6, ठीक है। ये हमको क्या मिल जाएगा, इससे एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और तो सिंपल इंटीग्रेशन है तुमको आ ही जाएगा वो, ठीक है, ऐड करके खाली वैल्यू निकालनी होती है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको मान लो कभी भी हमको अगर हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए बोला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। अगर करंट वेरिएबल है तो हम उसको पुट करके उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल ले लो, जब तुम अभी एसी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन 100 पाई टी, करंट वहां पे जो होता है टाइम के साथ साइन के हिसाब से बदली होता है। तो बताओ हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी 0 से लेकर के 2 सेकंड में, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली वहां पे एक्चुअली वहां पे टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड वहां पे टाइम को कैपिटल टी लेते हैं, जो भी लेते हो, लेकिन एक बात समझ में आ रही है तुमको, यहाँ पे करंट जो है वेरिएबल है, तो अगर हमको यहाँ पे हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए बोला जाएगा
तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल मेथड से नहीं निकाल सकते, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हीट चैप्टर में अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग और समझ लेते हैं। मान लो कोई बैटरी है, ठीक है, जैसे बैटरी में अगर मान लो कोई बैटरी है, चार्ज यहाँ पे अगर जाता है यहाँ से जाता है, यहाँ वोल्टेज भी है, यहाँ वोल्टेज 0 है, जैसे ये चार्ज जाएगा तो ये चार्ज को क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। चार्ज को एनर्जी कितनी मिलेगी, तो आंसर है Q इंटू वी मिलेगी। ये एनर्जी चार्ज को कौन देता है, सेल देता है। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर यही बैटरी अगर ऐसे है, ठीक है, और हमारा चार्ज अगर ऐसे फ्लो कर रहा है Q, ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये इसकी एनर्जी क्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पावर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अगर सेल पावर देता है तो उसको प्लस पे लेते हैं, और अगर सेल पावर लेता है, ठीक है, सेल का पावर लेता है जब वो चार्ज होता है, तो वहाँ पे पावर क्या क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू भी लेते हैं। ठीक है, इसको तो ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन देखो, जो बोला गया ना कि a heater has two resistors। ये क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, एक काम करो, मैं डिस्कनेक्ट करो, फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से आ जाओ।